प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइन। और आज हम लोग बच्चों वेव मोशन का ही जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग पहला पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज हम लोग साउंड वेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि आखिर साउंड वेव प्रोपगेट कैसे होता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आखिर साउंड होता है क्या। साउंड एक तरह का वेव ही है। उस साउंड के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साउंड का पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि आखिर साउंड प्रोपगेट कैसे होता है, ठीक है, साउंड होता ही क्या है। तो देखिए साउंड क्या होता है, कोई भी चीज़ का जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। कोई भी चीज़ वाइब्रेट होता है तो ठीक है, लेकिन जब भी वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन होने से ही एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट मतलब ऑसिलेट ऐसे आप आगे पीछे करेगा तो एक मीन पोजीशन से ये होता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये वाइब्रेट करा पार्टिकल, ठीक है। जैसे यहाँ तो एक ट्यूनिंग फॉर्क का फिगर दिया हुआ है, और ट्यूनिंग फॉर्क में क्या है कि इसको जब ट्यूनिंग फॉर्क को एक मार के उसको छोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये ऐसे आगे पीछे देखिए ये ऐसा जाता है, वाइब्रेट करता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो जब वाइब्रेट करेगा जो भी एयर मोलिक्यूल्स पास में वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस। वो क्या होंगे, धीरे धीरे इसको पुश का हुआ तो यहाँ कंप्रेशन होता है। तो एयर मोलिक्यूल्स वहाँ पास आ गए हैं, कंप्रेस हो गए। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये तो चल ही रहा है, फिर धीरे धीरे एयर मोलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाते जाएंगे, क्योंकि ये जब आगे जाएगा, ठीक है, ये आगे जाएगा सारे एयर कंप्रेस होते जाएंगे। फिर ये जब वापस आएगा तो एयर वापस मोलिक्यूल्स फिर वापस इधर की ओर आते हैं। तो उसी कारण यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ होगा और यहाँ पर रेयरफेक्शन का उसी तरह से कंप्रेशन है। तो पूरे जो हम लोग जैसे कोई वाइब्रेट हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी मोलिक्यूल्स अगल बगल हैं वो तो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन रीजन क्रिएट कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हमारे यहाँ मान लो मेरा ईयर है तो ये हमारे कानों में जा रहा है और कानों में ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एयर मोलिक्यूल्स तो वाइब्रेट कर रहे हैं मीन पोर्शन का वर्ड, लेकिन एनर्जी चला जा रहा है, क्या चला जा रहा है, डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे, क्योंकि ये वेव है। वेव में क्या होता है, एनर्जी या डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरे जगह मीडियम में चला जाता है। लेकिन पार्टिकल्स तो बहुत कम ही उस मोशन में, पार्टिकल्स तो यहीं पे मोशन कर रहे हैं, बाकी मेरा सारा एनर्जी या डिस्टर्बेंस वो चला जाता है और वो तुरंत हम लोग सुन लेते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि बाद में पढ़ेंगे कि हम लोग हर वाइब्रेशन को सुन नहीं सकते, ठीक है। कुछ में से मैं कर रहा हूँ तो आप कुछ आवाज़ नहीं आ रहा होगा, इससे आ रहा है क्या, नहीं। तो हर वाइब्रेशन से हो सकता है कि आवाज़ नहीं है, उसका एक रेंज है जो हम लोग सुन सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कितना रेंज हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, साउंड प्रोड्यूस, जो भी साउंड आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये बात दिमाग में ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं कुछ सोर्स होगा, सोर्स क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तभी जाके वहाँ से साउंड वेव या साउंड क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इन जनरल, ठीक है। और देखिए साउंड वेव क्या होता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाता है। ये मीडियम में जाता है और ये तीनों में जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सॉलिड लिक्विड गैस में क्यों जाता है, क्योंकि सॉलिड में भी मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स भी ऑसिलेट कर सकता है आसानी से, मोलिक्यूल्स तो करेंगे ही ना। सॉलिड मीडियम में क्या है कि मोलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो ये भी मोलिक्यूल ऑसिलेट होंगे, तो वहाँ से भी वाइब्रेशन जा सकता है। लिक्विड से जाता ही है और गैस से तो हम लोग, गैस से सबसे ज़्यादा हम लोग जो है साउंड अपने डे टू डे एक्टिविटी में सुनते हैं। लिक्विड से थोड़ा कम है और सॉलिड से भी, लेकिन इस सब से भी साउंड आसानी से जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट में देखिए, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। देखिए बच्चों, अब क्या है कि हम लोग थोड़ा देखते हैं कि साउंड में वेरिएशन क्या होता है। साउंड में क्या होता है कि पार्टिकल्स तो ऐसे जा रहे, देख रहे होंगे पार्टिकल कैसे जा रहे हैं। पार्टिकल्स तो एयर मोलिक्यूल से स्पीकर लगा हुआ है, जैसे आप लोग डीजे में बहुत गाना सुनते हैं, वही यहाँ पर डीजे लगा हुआ है बड़ा सा, और ये चल रहा है डीजे वाले बाबू, समझ रहे हैं वो गाना। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोलिक्यूल्स यहाँ पर पुश हो रहे हैं, तो यहाँ कंप्रेशन हो गया है। फिर जब मोलिक्यूल्स वापस आएंगे ऑसिलेट करते समय, पहले आगे जाएंगे तो ये कंप्रेस होगा, फिर वापस आए रेयरफेक्शन, फिर आगे जाए कंप्रेशन। तो ऐसे ही पूरा मीडियम में क्या है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन ऐसा बन जाता है। मतलब जो मीडियम है, एयर मीडियम, उसमें ऐसा डेंसिटी आपको दिखेगा। तो उससे क्या होगा, डेंसिटी वेरिएशन। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी याद दिला दो बच्चों, आप भूल गए हैं तो डेंसिटी क्या होता है लिख देता हूँ मैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास में वॉल्यूम मतलब स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पर जैसे इस एरिया में देखो क्या है कि जितना मास है, एयर मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है,
तो मोलिकुल्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। ये कैसा है, हाई डेंसिटी, एच डी लिख दिया। और ये यहाँ पे देखिए मोलिकुल्स कम है, वॉल्यूम उतना है, तो ये लो डेंसिटी है। तो ऐसे होता है कि डेंसिटी वेरिएशन होता है, हाई डेंसिटी कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में लो डेंसिटी रहता है, ठीक है। और उसी को हम लोग देखिए क्या दिखा रहे हैं अब, क्योंकि एयर में हम लोग क्या मेजर करते हैं बच्चों, एयर में हम लोग आसानी से क्या मेजर करते हैं, इसका तो ऑसिलेशन से हम लोग ये तो नहीं निकाल सकते ना, मोल कितने मोल कुछ किधर जा रहे नहीं जा रहे। तो एयर में हम लोग आसानी से जो मेजर होता है वो क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर हम लोग एयर का मेजर कर सकते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम लोग प्रेशर नाप सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए प्रेशर हम लोग नाप सकते हैं एयर में आसानी से। तो प्रेशर का भी वेरिएशन होता है, जहाँ पर हाई डेंसिटी कंप्रेस्ड रीजन है इस सब में क्या प्रेशर, हाई प्रेशर। देखिए जहाँ कंप्रेशन हो वहाँ पर हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो गया, वहाँ मोलिकुल्स बहुत एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे रेयरफेक्शन है तो उसको यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है। तो ऐसे प्रेशर भी वेरी करता है। प्रेशर कैसे वेरी करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ देखिए यहाँ कंप्रेशन में हाई हो गया, ये हाई है, ये लो प्रेशर, फिर हाई फिर लो। जब स्पीकर चलेगा ये कंप्रेस और रेयरफेक्शन होगा तो उसके कारण प्रेशर में वेरिएशन आएगा। तो ये प्रेशर का वेरिएशन है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए जो प्रेशर का वेरिएशन है ये तो हम लोग एक क्या पिक्टोरियल दिखा रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं जिसको डेंसिटी या प्रेशर एक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा है प्रेशर ऑटोमेटिकली वहाँ ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड दिखाते हैं यहाँ पर। तो साउंड वेव को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, क्या किया गया, रिप्रेजेंट। साउंड वेव को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है यहाँ पर, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड यहाँ बताया कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है या डेंसिटी कितना है, और नीचे साइड में मैक्सिमम प्रेशर निगेटिव में कितना होगा या उसमें कम होगा। तो ये दो चीज़ें होती है, ठीक है, कि प्रेशर और फिर लैम्डा। जो वेवलेंथ हम लोग लिखते हैं तो ये वेवलेंथ, वेवलेंथ है क्या कि एक टाइम पीरियड में कितना ये वेव आगे जाता है, साउंड वेव, ठीक है। एक टाइम पीरियड मतलब जो एयर मोलिक्यूल्स आगे गया, पीछे आया, फिर आ गया, यहाँ आया। तो एक कंप्लीट जब रोटेशन होगा, तो कंप्लीट जब मोशन होता है, एक बार जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो उस टाइम, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसी टाइम में जितना वेव मेरा आगे चला गया तो उसको बोलते हैं लैम्डा, उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। और ये क्रेस्ट और ट्रफ ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साउंड में क्या होता है कि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए। और ये आपने देखा होगा, मान लीजिए आप कार में बैठे हैं अंदर, ठीक है, कार में आप बैठे हैं, उस शीशा सारा बंद है, तो आप बोलिएगा जो बाहर में है उसको सुनाई नहीं देता है, इसलिए आपको क्या करना है, शीशा खोलना पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एयर अंदर है कार के अंदर, वो एयर से जो वाइब्रेशन है वो बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरा अंदर से पैक है। तो आप जो वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो बाहर नहीं जा पा रहा है। बीच में एक ये है जो ग्लास लगा होता है, उससे वो पास नहीं हो पाता है वाइब्रेशन, इसीलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। और देखिए इसलिए क्यों होता है, मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल का। साउंड मीट से मटेरियल मीडियम, उसी के लिए क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है बहुत बढ़िया सा, जो आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बेल जार रहता है। बेल जार में क्या बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, एक बेल, इलेक्ट्रॉनिक बेल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ठीक है। जब आप स्विच दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये तो बजेगा। मान लीजिए मैंने इसको ही बाहर रखा है, ठीक, ये मेरे कंटेनर में नहीं, ये बेल ऐसे बाहर रखा हुआ है, और उसको बजाएंगे तो इसका क्या होगा, आवाज़ आएगा। इसका आवाज़ आएगा ना, तो आवाज़ सुन सकते हैं आप। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि यहाँ कॉर्क लग गया है, और सारा एयर जो अंदर का है उसको वैक्यूम से बाहर कर दिए। तो अब यहाँ पे एयर क्या होगा, एयर सारा ख़त्म हो गया। अब जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये बेल तो बजेगा, वाइब्रेशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एयर मोलिक्यूल्स नहीं होंगे ज़्यादा, और वो बाहर नहीं आ पाए, इसी कारण आपको बाहर में साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब जो वेव्स हैं वो उसके लिए उसको एयर का मीडियम चाहिए, तभी वो मतलब ट्रैवल कर पाता है, तभी वो आप उसको सुन पाएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जिससे पता चलता है कि एयर ट्रेवल्स इन ए मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो ये बेल जार का है, सिंपल सा है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, साउंड वेव को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि साउंड वेव, कोई भी एक साउंड वेव है तो उसको आखिर हम लोग कैसे मतलब डिसाइड करेंगे। अलग मतलब साउंड वेव तो बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग, मतलब कहीं पे कुछ और बज रहा है, कहीं तबला बज रहा है, कहीं गिटार बज रहा है, कहीं पे बारिश की बूंदें गिर रही है, उसका अलग साउंड है। तो बहुत तरह के साउंड वेव होते हैं, ठीक है। मतलब साउंड वेव अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह के जनरेट होता है, तो उसका अलग अलग क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे अलग हो साउंड वेव, तो उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए,
तो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, कि कितने फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। सोर्स मतलब जैसे मान लो ढोल बज रहा है, समझिए ड्रम है, तो ड्रम को जितने बार पीटा जाएगा एक यूनिट टाइम में, वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन, तो वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा उससे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फ्रीक्वेंसी। साथ में क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हम लोग करवा रहे हैं, वो है। और दूसरा साउंड। ये तीन चीज़ों से हम लोग एक साउंड वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में बता सकते हैं मैथमेटिकली कि इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है, स्पीड इतना है। तो इससे हम लोग साउंड वेव को डिस्क्राइब करते हैं। ये सिंपल था। अब हम लोग आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करेक्टरिस्टिक, कि साउंड की करेक्टरिस्टिक क्या होता है। जैसे हमने सुना किसी ने तबला बजाया, उसका अलग साउंड है। किसी ने ढोल बजाया, उसका अलग साउंड है, ठीक है। किसी ने कुछ और बजाया, गिटार बजाया, उसका अलग साउंड है। तो हर इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई अलग अलग आदमी का भी अलग अलग साउंड होता है, जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सुनने में अलग अलग आता है। तो वो क्यों आता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऐसा फैक्टर नहीं है, बट इंटेंसिटी का यूज आएगा बाकी चीज़ को समझने में। तो इसलिए इंटेंसिटी क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी क्या होता है कि किसी वेव के पावर, कि वेव में कितना पावर है पर यूनिट एरिया। पहले तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी। किसी वेव में कुछ एनर्जी जाता ही है, मैंने बोला ना कि वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस जाता है। तो डिस्टर्बेंस एक तरह का एनर्जी लेके जाता है। तो पावर वही होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पहला चीज़ तो ये है। तो ये हो गया पावर। अब पावर में भी एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। उससे हम लोग निकालते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी कितना, उससे डिफाइन होती है। और इसका बाद में आप फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हायर क्लास में कि आखिर कैसे निकलता है। अब देखिए बच्चों क्या है कि और जो इंटेंसिटी होता है वो क्या है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो वेव की कितना एम्पलीट्यूड है वो उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी होगा, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उसका तो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के होता है बच्चों, ठीक है। इसका फॉर्मूला इससे बाद में पढ़ना, लेकिन आपको भी समझना है कि इंटेंसिटी कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि लाउडनेस क्या होता है। तो लाउडनेस इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। मतलब क्या हुआ बच्चों, इतने अंग्रेजी लिख दिए, बताइए सर। कि लाउडनेस जो डिफाइन, लाउडनेस मतलब हम लोग कोई चीज़ सुन रहे हैं तो एक आवाज़ ज़्यादा जोर का आ रहा है, एक आवाज़ थोड़ा कम लाउडनेस है, ठीक है। तो दोनों में हमारे रिस्पॉन्स कितना, एयर हमारे जो सुनने का ये ईयर है उसका रिस्पॉन्स कैसा। जैसे मान लिया आपने, मान लिया भैंस ये कर रहा है, भैंस कभी चिल्ला रहा है तो उसका लाउडनेस अलग है, ठीक है ना। और कभी बकरी ये कर रहा है तो उसका लाउडनेस अलग है। तो हमारे ईयर को कितना ये होता है ये, और लाउडनेस डिपेंड किसे करता है, ठीक है। इसका मेन इंपॉर्टेंट ये लाउडनेस डिपेंड किसे करता है। आप लाउडनेस का पता कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा मैथमेटिकली, तो उसका इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी से पता चलेगा कि लाउडनेस कितना है। इसका मतलब जिसमें साउंड में एनर्जी ज़्यादा है, इंटेंसिटी मतलब पावर पॉइंट एरिया, तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगा, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, उसका लाउडनेस भी ज़्यादा होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लाउडनेस हम लोग पता करते हैं उसका इंटेंसिटी से, ठीक है। ये याद रखना, लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, और वो अलग अलग साउंड अलग अलग तरह का सुनाई देता है, ये चीज़ है। दूसरा चीज़ देखिए क्या बच्चों, करेक्टरिस्टिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, पीछे। पहला तो लाउडनेस है मेरा, दूसरा पीछे बच्चों, और तीसरा ये क्वालिटी होता है, ठीक है। तो पिच देखिए, पिच क्या होता है, पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड आप सुने हुए होंगे कि सुना होगा कि फीमेल लोगों का पिच क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो लड़कियों की आवाज़ होती है उसमें साउंडनेस, उसका पिच बहुत ज़्यादा। पिच मतलब बच्चों सिरिल, शार्पनेस। और पिच डायरेक्टली से रिलेटेड है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितना वो तेज़ी से आ रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक यूनिट टाइम में कितने बार वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उससे पता चलेगा कि आखिर उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो पिच वही होता है, पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना। लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है, और पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी कि पिच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच होता है। तो लड़कियों की जो आवाज़ होता है उसमें साउंड, उसमें पिच ज़्यादा होता है बच्चों, और जिसमें पिच कम होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। तो ये आपको याद रखना कि पिच और साउंड, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या होता है कि साउंड में एक क्वालिटी होता है, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है।
क्वालिटी या टिम्बर ये तो एक अलग प्रॉपर्टी है। देखिए बच्चों, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर इवन व्हेन दे हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, उसके बाद भी आपको मतलब अलग अलग सुनाई देगा। ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब पिच भी सेम है, फ्रिक्वेंसी फिर भी सुनाई देता है, तो उसका क्या होता है, उसी को क्वालिटी बोलते हैं। जैसे एक ट्रेंड है, कोई एक जैसे मान लो क्या है, एक ट्रेंड सिंगर है, जो सिंगर जैसे मतलब अरिजीत सिंह है, तो वो लोग ट्रेंड सिंगर है, तो वो जो उसी गाना को वो गाएगा तो आपको अलग सुनाई देगा। उसी गाना को एक अनट्रेंड सिंगर नया लड़का कोई गाएगा तो उसी गाना को, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन वो सुनने में आपको अलग आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों का क्वालिटी अलग है। क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, क्वालिटी एक्चुअली एक वेव फॉर्म होता है, तो कैसा वेव फॉर्म उसका बनता है उस पर डिसाइड होता है क्वालिटी ऑफ साउंड कैसा है। तो वेव फॉर्म आप बस जानो, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही जाना है क्वालिटी कुछ होता है साउंड का, और ये डिपेंड करता है शेप ऑफ वेव फॉर्म। जो वेव फॉर्म बनेगा, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी निकलता है, उससे एक वेव फॉर्म बनता है, और उस वेव फॉर्म से डिसाइड होगा कि आखिर मतलब उसका क्वालिटी क्या है। जितना अच्छा जो म्यूजिक होता है, जो अच्छा म्यूजिक उसका क्वालिटी ज़्यादा होता है उस साउंड में। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मैंने क्या लिया है कि ग्राफ के थ्रू से आपको समझना है यहाँ पर कि आखिर उसकी लो पिच कौन सा है, हाई पिच कौन सा है, सॉफ्ट साउंड कौन सा, लाउडर साउंड। तो इसके लिए हम लोग तो अभी इस एरिया में फोकस करो। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो साउंड है, वेव डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, और टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है, वेव शॉप फॉर लो पिच। लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक यूनिट टाइम में जो साइकिल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से एक साइकिल है और दो साइकिल, तो इतने टाइम में इसमें क्या हो रहा है, दो साइकिल है, ठीक है। और इसमें देखो इतना ही टाइम यहाँ लिया जाए बच्चों, देखो कितने साइकिल आ रहे हैं, एक आ गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा कुछ देखिए। इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब सेम टाइम में ये वेव्स सिकुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी कम है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम होगा। तो ये जो हाई पिच साउंड होगा वो उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, जैसे मैंने बोला था। तो ये है हाई फ्रिक्वेंसी, ये क्या हाई पिच, इसको हाई पिच साउंड बोलेंगे। इससे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और ये लो पिच साउंड है मेरा, ठीक। आपको वेव फॉर्म देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा हाई पिच है, कौन सा लो पिच। जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका पिच भी ज़्यादा होगा। जिसका फ्रिक्वेंसी कम होगा बच्चों, उसका पिच भी कम होगा। सर बोलो ना, समझ में आया ना सर, बोलिए सर। अब देखो बच्चों, अब एक बताया था मैंने, पिच होता है और एक लाउडनेस और एक क्वालिटी, तीन चीज़ बताया था। क्या क्या बताया था, एक पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी एंड लाउडनेस। तो अब लाउडनेस में समझते हैं, या फिर साउंड का वेव फॉर्म देख के कैसे ये होगा, डिस्टर्बेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो लाउडनेस किस पर डिपेंड करता था बच्चों, लिख देता हूँ मैं, आप लोग भूल गए होंगे। तो लाउडनेस डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर, ठीक। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। सर बिल्कुल बढ़िया बात बोल दी आपने, ये डिपेंड करे एम्पलीट्यूड पर। तब देखो, तो लाउडनेस भी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एक तरह से डिपेंड करेगा ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है और इसका कितना है, ज़्यादा है ना। तो जितना साउंड लाउडर होगा उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है ना, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये हो गया मेरा, ये लाउडनेस, इसका लाउडनेस कम है, ठीक। लाउडनेस लेस लिख देता हूँ, और इसका लाउडनेस मोर कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अब देखिए बच्चा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया टेम्परेचर वेव्स, ठीक। दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड का साउंड होता है। क्या मज़ेदार है सर, मतलब वो मतलब सबको बराबर नज़रिए से नहीं देख रहे, मतलब सर क्या बोल रहे हैं। अलग अलग मीडियम क्या होता है बच्चों, जो आप जनरली पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। ये तीन मीडियम है। तो तीनों में आपको ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड पहले होता है क्या, समझो। स्पीड ऑफ साउंड कैसे डिफाइन होता है, हम लोग बी से डिसाइड करते हैं, और λ/t, ठीक। वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा,
किस टाइम में, इस टाइम में, टाइम पीरियड में, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हम लोग को पता करना है कि जो कितना वेव लैम्डा है और कितना टाइम, तो उससे वो लोग स्पीड डिसाइड, स्पीड का फॉर्मूला ये होता है कि लैम्डा बाई टी। और अलग अलग मीडियम अलग अलग लैम्डा होगा, क्योंकि टी तो बच्चा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होता है ना, फ्रिक्वेंसी 1/t होता है सर। तो टाइम पीरियड तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड, मतलब सोर्स पे डिपेंड है, तो ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ही नहीं, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है। इसका मतलब क्या बदल रहा होगा, वेवलेंथ। इसका मतलब मैं यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिख रहा हूँ बच्चों, ये याद रखना, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि इन डिफरेंट मीडियम क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होता है बच्चों। एक ही वेव का अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिल रहा है, सोर्स एक ही है, एक ही ढोल बज रहा है, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसका वेवलेंथ देखने को मिलेगा, इसीलिए अलग अलग स्पीड आएगा साउंड का। देखिए बच्चों, ठीक। अब देखिए सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड अभी देखा जाए, एक ही सोर्स है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर मोलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से मूव हो जाता है, और इसमें थोड़ा और कम हो जाता है, और इसमें पूरा ही कम हो जाता है बच्चों। तो आपको ये याद रखना है कि स्पीड का रिलेशन क्या है, स्पीड में लिख देता हूँ, स्पीड का ऑर्डर है ये अलग अलग मीडियम में। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी कि पहली बात कि अलग अलग मीडियम, और ये सब मैं अभी ले रहा हूँ कि एट एक ही टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे ये हाल होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, ठीक है, वही गिवन टेम्परेचर। तो अब क्या हम लोग लेते हैं कि अब मान लीजिए मैं टेम्परेचर वेरी कर रहा हूँ, अब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, वेरी। यदि मैं टेम्परेचर वेरी करूँगा, थोड़ा सा टाइम दे दो बच्चों। यदि टेम्परेचर अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ। ठीक, मैं ऐसे कहता हूँ कि 300 किलोमीटर पर सेकंड मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड है 25 डिग्री पे। ठीक, अब टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री, जो एयर सराउंडिंग है, तो अब स्पीड क्या होगा, अब ज़्यादा होगा। कितना होगा ये तो अलग कैलकुलेशन उसका होता है, कैसे निकलता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। उस एक ही मीडियम में बात कर रहा हूँ, मतलब एयर में भी इतना था, बाद में एयर में ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर यदि एयर का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका क्या होता है, स्पीड पे भी जो टेम्परेचर है उस पर स्पीड वेरी कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड घट रहा है, और अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो ये दोनों बातें याद रखने की, टेम्परेचर से भी स्पीड ऑफ साउंड वेरी होता है, और एक मीडियम अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों, हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर रिफ्लेक्शन होता है, साउंड भी एक तो वेव है, वेव में भी रिफ्लेक्शन है। जैसे आपने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में, क्या पढ़ा है कि एक मान लो रिफ्लेक्सिंग मीडियम है, लाइट रे आएगा तो लाइट रे फिर टकरा के वापस जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए, ये आप पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन जो होता है, तो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने से क्या है, जितना एंगल पे नॉर्मल एक होता है, ये मीडियम है, इसका एक नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट, तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी हम लोग लाइट में पढ़ते हैं वो सब यहाँ वैलिड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये रखा हूँ, एक यहाँ पाइप लगा दिया, ठीक, और यहाँ से एक मैंने स्पीकर है ये, और यहाँ पे एक मैंने ये लगा दिया, और यहाँ पे यहाँ ईयर है मेरा, सुन रहा है यहाँ पर। ठीक, दो पाइप है। देखिए क्या होगा, अब जो स्पीकर बजेगा तो जब ये इक्वल एंगल पे होगा, एंगल आई एंगल आर इक्वल होगा, तब यहाँ पे आपको साउंड बढ़िया सुनाई देगा, कि जो जा रहा है वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यदि आप एंगल बढ़ा देंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रहे वो इसमें आ नहीं पाएगा, उसके कारण आपको क्या होगा, सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारा ये फॉलो करता है जो साउंड वेव है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अब देखिए हम लोग, ये तो रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन मतलब एक
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मीडियम है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि साउंड जब रिफ्लेक्ट होता है उससे अलग अलग फेनोमेना हम लोग जो टर्म डिफाइन होता है, पहला क्या है इको, एक इको टर्म करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इको क्या होता है, देखो यहाँ पर इको क्या होता है, आपने देखा होगा जब कहीं पुराने बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, बचपन में आपने कभी किया वैसा, तो जब पुराने बिल्डिंग होते हैं भूत, मतलब हम लोग उसे उसको बोलते हैं भूत तो रहते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं। जब पुराने बिल्डिंग मान लिया बच्चों, यहाँ तुम खड़े हो, ठीक, मस्त 3 बाल वाला लड़का खड़ा है और यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, ठीक। तो जब ये बोलेगा, जब यहाँ पर कुछ बोलेगा तो क्या होगा, सारा साउंड इधर जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा। तो साउंड जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा बच्चों तो जो कुछ टाइम लगेगा, तो ये पहले जो बोला तो वो एक आवाज़ सुनेगा उस टाइम, और फिर ये जो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आएगा तो फिर ये सुनेगा, तो इसको बोलते हैं इको, ठीक। तो यही इको होता है। इको मतलब जो साउंड गया रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आया और आप सुन सके, उसको इको बोलते हैं। तो इको ऐसा नहीं कि आप हमेशा सुन पाएंगे, तो उसके लिए साउंड जो हमारा सेंसेशन है, कोई भी साउंड हम लोग सुन सकते हैं, वो 0.01 सेकेंड इतना डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप सुन सकते। जैसे मैंने कुछ बोला, अभी आप सुना, फिर वही चीज़ को कैसे सुनेंगे, एक बार वेव रिलीज हो गया फिर से आएगा, तो इतना गैप होना चाहिए, ये गया फिर उसके बाद इसके आने के टाइम में 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और स्पीड ऑफ साउंड यदि आप यूज़ करेंगे जो स्टैंडर्ड होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे आएगा मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब ये इसको इको सुनने के लिए 17.2 मीटर दूरी पे खड़ा रहना हो, मतलब इतने खड़े से बोलेगा तो साउंड फिर जाएगा और आएगा, तभी ये डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि अलग अलग साउंड आ रहा है। या उससे बोलेंगे सर उससे दूर रहेगा मान लीजिए, तब तो आसानी से सुन लेगा, मतलब ये तो मिनिमम कंडीशन है, इससे ज़्यादा रहेगा तो बोलेगा तो और आराम से सुनेगा ये, ठीक है। तो 17.2 मीटर आपको याद रखना ये डेटा। और ये नॉर्मली मतलब जो साउंड एयर में चलता है नॉर्मल कंडीशन में, वो यूज किया गया डेटा, उससे ये आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन का, एक और चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका नाम है रिवर्बरेशन। ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो ये टर्म आपको याद रखना है, रिवर्बरेशन। इसमें क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड क्या है, जब बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी तो साउंड गया आ गया मस्त, अब हमने क्या बोला कि हमने यहाँ ऑडिटोरियम बना दिया बच्चों, और यहाँ पर स्पीकर बहुत सारे लगे हुए, तो साउंड अब हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर आएगा, ठीक। जो मीडियम होता है, जो मतलब ऑडिटोरियम वगैरह में क्या होता है, साउंड बहुत ज़्यादा हम लोग को चाहिए होता है, और साउंड जितना रिफ्लेक्ट होगा उतना अच्छा होता है, तो उतना देर तक परसिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा नॉइज़ की वजह से मान ली साउंड बहुत देर तक है, मान ली साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर इस रूम के अंदर ही है, परसिस्ट मतलब वहीं पे उस रूम के अंदर, बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि बार बार रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं हम लोग। तो वेव जब तक अंदर रहेगा तब तक तो ये, लेकिन जब ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा कि बहुत तरह के साउंड फिर से मिक्स हो जाएंगे, सुनने में और ये लगेगा नॉइजी। इसीलिए क्या बहुत सारे ऑडिटोरियम में एब्जॉर्बेंट लगाए जाते हैं जो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये एक तरह का साउंड होता है, ठीक। एक वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये रिवर्बरेशन। जब बहुत सारे रिपीटेड रिफ्लेक्शन साउंड होता है उसके कारण से मतलब ये साउंड बाहर नहीं जा पाता है, इसी सिस्टम में लॉक रहता है। तो हम लोग इसीलिए एब्जॉर्बेंट लगाते हैं, इसके कारण की फ्रिक्वेंसी बहुत सारा मिक्स मैच ना हो और फिर क्लियर सुनाई दे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में बच्चों, तो अब आइए बच्चों, अब एक इम्पोर्टेंट और चीज़ क्या है जो आपके सिलेबस में है कि रेंज ऑफ हियरिंग, कितने साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कि ऐसा नहीं, मैंने पहले बोला था कि कुछ भी वाइब्रेट हो रहा था, आप ऐसा नहीं कि सुन लेंगे, तो वाइब्रेशन तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट हम लोग सुन नहीं पा रहे। हम लोग सुन वही पा रहे जो जिसकी फ्रिक्वेंसी ये है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिमेंबर करना है बच्चों। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इस हर्ट्ज में, इस फ्रिक्वेंसी रेंज में यदि कोई वाइब्रेशन है तो वो हम लोग साउंड के फॉर्म में सुन सकते हैं उसको, ठीक। अब क्या होगा सर, इससे मान ली कम हो गया, लेस देन 20 हर्ट्ज मान ली फ्रिक्वेंसी, जैसा मैं बोल रहा आप सुन नहीं पाएंगे, तो वो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो लेस होता है। और जो ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक। जो लेस देन ये बहुत सारे बर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हैं जो हम लोग सुन नहीं पाते हैं,
ये वही लोग सुन पाते हैं जिसके एबिलिटी वैसे रहती। ठीक, अब देखो अल्ट्रासाउंड क्या बच्चों, हाई फ्रिक्वेंसी है ये। ठीक, तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज होगा यहाँ पर, तो 20 जो 20,000 है वही मैं लिखा हूँ किलो हर्ट्ज में, या कह दो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा होगा तब उसे अल्ट्रासाउंड बोला जाएगा। ठीक, जो बीच में रहता है उसको बोलता है नॉर्मल हियरिंग रेंज। तो 20,000 से ज़्यादा इसका रहता है। तो अल्ट्रासोनिक का क्या है कि बहुत सारे यूज होता है। किसमें यूज होता है, इसे क्लीनिंग पर्पस। क्लीनिंग मतलब ये क्लीनिंग नहीं, क्लीनिंग मतलब बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो हम लोग देख नहीं सकते, छोटे छोटे जगहों पर डट रहते हैं, जिसमें गंदगी जमे रहते हैं। तो उसको क्या होता है, सॉल्यूशन में डाल देते हैं। एक सॉल्यूशन में इस चिप को डाल दिया गया और फिर क्या किया गया, हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक डाला जाता है। उससे कारण क्या होता है कि जो वो मतलब डट है हाई फ्रिक्वेंसी, उससे वो डट्स वगैरह बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये उसके लिए यूज होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए। और मेरा क्या बच्चों की मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेडिकल इंडस्ट्री से डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। वहाँ मेडिकल में क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी। मतलब क्या है कि हार्ट का जो शेप है, हार्ट का ऑर्गन का अलग अलग पार्ट्स का वो एक तरह के स्कैन करता है, उसमें वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी भेजता है, उसके कारण हार्ट का इमेज पूरा आता है, उससे पूरा डेटा आता है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक यूज है, आपको याद रखना है कि जिससे हम लोग हार्ट का इमेज ये निकाल सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिक के मदद से। उसके बाद क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी देखिए जैसा है कि जब आप ये करते हो, जैसे कोई मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी मेडिकल में यूज होता है। क्या है इसमें कि कोई भी ऑर्गन है, जैसे आपको लीवर है, ठीक, लीवर किडनी ये सब का हम लोग ये इमेज निकलता है, उसके लिए अल्ट्रासोनिक यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वो क्या करता है, भेजता है एक्सरे से और फिर उसको यूज करता है। उसके बाद देखिए ब्रेक स्टोन्स इन किडनी। और एक यूज होता है क्या है कि यदि किडनी में बहुत लोगों का स्टोन्स होते हैं तो ये मतलब साउंड ये अल्ट्रासोनिक डाल के उसको ब्रेक किया जा सकता है। ये एक उसका ये है बेटा यूज है अल्ट्रासोनिक का। और क्या देखिए कि जो मेटल है, मेटल में डायरेक्ट मान लो मेटल है, तो मेटल के अंदर में कहीं पे ये है डिफेक्ट है, उसके कारण क्या उससे क्वालिटी कम हो जाएगा। क्योंकि जो मेटल होता है बहुत जगह यूज होता है स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, तो उसमें लोड बहुत ज़्यादा रहता है। अगर यदि अंदर डिफेक्ट है, लोड पड़ गया तो टूट जाएगा। इसलिए पहले उसको चेक किया जाता है कि इसमें डिफेक्ट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड ये वाला देते हैं, मोर देन 20 हर्ट्ज उसको भेजते हैं। फिर क्या होगा, कुछ रेज तो पास हो जाएंगे, ठीक, लेकिन जो इस मेटल क्या होता है ब्रेक से पास होगा तो वो सब लाउड जाएंगे और यहाँ सेंसर लगा रहेगा। तो जो रेज नहीं पहुँच पाई, जहाँ पर नहीं आया तो वहाँ पर क्रैक हम लोग डिसाइड करते हैं। ये हुआ। और लास्ट में क्या है बच्चों, लास्ट में क्या है बच्चों, देखो सोनर एंड साउंड नेविगेशन, ये समझो। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ अगला पेज में, नेविगेशन का क्या है ये। तो देखो जो हमने अभी नेविगेशन में बात किया था सोनार, इसमें क्या है कि बहुत लोग जो शिप होता है, शिप वगैरह जो जाते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ से एक रे भेजते हैं, ठीक, और रे क्या होता है इस बेड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो यहाँ ट्रांसमीटर, ये रिसीवर, ठीक, और कितना टाइम लगा इसको आने और जाने में, उससे क्या है कि डेप्थ निकाल सकते हैं, ये कितने डेप्थ में पानी है ये निकलता है, वो भी अल्ट्रासाउंड की वजह से। क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्या होता है वो आराम से चल जाता है, किसी भी मीडियम में पार करके जा सकता है बच्चों। तो सी बेड है, इससे हम लोग कितना पानी का हाइट है हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो ये भी अल्ट्रासाउंड का यूज ही है एक तरह का। तो आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों, और देखता हूँ कुछ है तो आई होप आशा करता हूँ बच्चों आपको साउंड के बारे में थोड़ा समझ में आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।